तो एनडीए की नई परिभाषा और नया लक्ष्य को लेकर पीएम मोदी की तीसरी पारी शुरू होने वाली है। उनकी खींची लकीर बड़ी भी है और बुलंद भी। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। एनडीए की नई परिभाषा और नए लक्ष्य के साथ शुरू होगी मोदी की तीसरी पारी। उनकी खींची हुई नई लकीर बड़ी है और बुलंद भी। नरेंद्र मोदी की खींची इस लकीर से नए भारत की, उज्जवल भारत की, महाशक्तिशाली भारत की तकदीर तय होनी है। भारत का भाग्य 5 साल मोदी नीति से तय होगा। लगातार तीसरी बार ताजपोशी से पहले नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि वो 5 साल में भारत को कहां से कहां ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी अद्भुत होगी, अनोखी और अविश्वसनीय भी। सेंट्रल हॉल में मोदी की गर्जना ने यह साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी फ्री स्टाइल में फैसले करते रहेंगे। एनडीए के सभी घटक दलों की इसमें सर्वसम्मति होगी। एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल मोदी की रखी परिपाटी पर चलेगा। पूरी दुनिया ये जानने को बेताब थी कि नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार में क्या करेंगे, तो उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल से इसी बेसब्री को खत्म किया है। 5 साल में मोदी पूरे करेंगे 18 संकल्प। मोदी का तीसरा टर्म। रोजगार से रिफॉर्म तक अब झुकेगा चीन यूएस। पीएम मोदी के 5S। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। उनकी एंट्री ऐतिहासिक रही। मोदी ने जब संविधान को सिर झुकाकर नमन किया तो उनके पहली बार संसद पहुंचने की तस्वीरें सबकी ज़हन में कौंध गई। जब मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर में दंडवत प्रणाम किया था, 10 साल पहले और आज की तस्वीरें जैसे मेल खाती हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी के इरादे भी जस के तस हैं। मोदी ने 5 साल का अपना जो विजन सबके सामने रखा है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की परंपरा से दुनिया को पाठ सीखने का संदेश भी दिया है। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह इस बार बेहद खास रहने वाला है। मोदी के तीसरे टर्म के शपथ ग्रहण के लिए विदेशी मेहमानों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये सभी दिग्गज रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आ गया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है, उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है।
शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोपगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। रविवार को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के पहले कौन कौन मंत्री बनेगा, इस बात की खूब चर्चा है। बिहार से कौन कौन से नाम मंत्री पद के रेस में हैं, आइए जानते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। 9 जून को शाम के 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ कई सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सवाल है कि किसे मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में जगह, खासकर बिहार से किस किस को मिल सकता है मंत्री बनने का मौका। सूत्रों की माने तो बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। बिहार के हिस्से 8 मंत्री पद आ सकता है। बीजेपी से 3 मंत्री, जेडीयू से 3 मंत्री, हम से 1 और एलजेपी आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हमको लगता है कि रेल विभाग एक अच्छा रहेगा, वहाँ बिहार के विकास के लिए अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। जेडीयू से मंत्री बनने की रेस में सबसे पहला नाम जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का है, जो इस बार भी मुंगेर से सांसद बने हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर का नाम भी संभावित मंत्रियों की रेस में है। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। जेडीयू की ओर से 2 नाम और मंत्री पद की रेस में हैं। ये हैं राज्यसभा सांसद संजय झा और दूसरा नाम है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का। आपको खबर करेंगे कि हमको आ गया वारंट, अभी तक कुछ आया नहीं है। बिहार बीजेपी से भी 3 नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे नित्यानंद राय और मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का पद संभाल चुके गिरिराज सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावे सारण से लालू प्रसाद की बेटी को हराने वाले पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी का नाम भी इस बार मंत्री पद की रेस में है। 5 सीट पर जीत दर्ज कर 100% स्ट्राइक रेट रखने वाले चिराग पासवान भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पार्टी के एकमात्र सांसद जीतन राम मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
हालांकि ये संभावित नाम है और मोदी को जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि शपथ ग्रहण के लिए फोन जाने से पहले मोदी के अलावे किसी को पता नहीं होता कि कौन मंत्री बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पर उससे पहले जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे डाला है। त्यागी ने कहा है कि इंडी गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, पर नीतीश जी ने ऑफर ठुकरा दिया था। त्यागी के बयान पर महागठबंधन और एनडीए के नेता आमने सामने हैं। पीएम पद को लेकर जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा किया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। त्यागी ने कहा है कि इंडी अलायंस से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसको मजबूत करेंगे। कल नीतीश जी ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया है। हाँ, ये सच है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, जिसे हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केसी त्यागी के बयान पर सियासत सुलग गई है। महागठबंधन के नेता त्यागी के दावे को गलत बता रहे हैं और निशाना एनडीए पर साध रहे हैं। हमें मालूम है कि नीतीश कुमार जी के पास लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और इंडिया अलायंस चाहती थी कि एक्सपीरियंस का फायदा इंडिया अलायंस को मिले। खैर, वो एनडीए में चले गए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ और हम लोग तो चाहेंगे कि वो वहाँ प्रधानमंत्री बने। मैं बिहारी हूँ, मैं चाहूंगी कि बिहार के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ये सब अटकलबाजियां हैं। किसी ने ऐसा कोई ऑफर किसी को नहीं दिया। कांग्रेस खुद 100 एमपी की पार्टी बन उभरी है। हमारे गठबंधन को अच्छा खासा संख्या है, तो किसी दूसरे गठबंधन के व्यक्ति को क्यों इस तरह का ऑफर देंगे। त्यागी के बयान पर विपक्ष भले निशाना साध रहा हो, पर जेडीयू और बीजेपी के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। जब उस समय संयोजक बनाने की बात थी तो उस समय ये लोग इग्नोर किए। अब उनको जरूरत पड़ गई है। इन हमारे नेता की शख्सियत के बारे में, इनकी जो कद है इनका, हमारे नेता का, वो उनको मालूम नहीं था लगता है पहले। अब उन्हें जरूरत हो गई है, तब अब ऑफर दे रहा है। अभी तो समय चुक गई। कांग्रेस पार्टी की हालत देख के वो गाना याद आ रहा है, तुम बिन तड़पे जल बिन मछली। हाय रे बेचारी कांग्रेस पार्टी, 15 साल हो गए, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी और अब तमाम तरह के शिगुफे लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बिल्ली ऐसे करके नीचे से देखती रहती है कि छीका फूटेगा मैं दही चाट लूंगी। ये बहुत मेहनत करना है। नरेंद्र मोदी लगातार 3 जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, पर उससे पहले ही जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान पर छिड़ गया है सियासी घमासान। इस बीच अब सभी की नजर रविवार शाम पर टिक गई है, जब नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए पीएम पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 के नतीजे से विपक्षी इंडिया गठबंधन खेमे में खुशी का माहौल तो जरूर है, लेकिन 2024 का चुनाव कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए भविष्य तय करने वाला था। खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, तो बंगाल में ममता बनर्जी का, क्योंकि इस बार न सिर्फ विपक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल था, बल्कि अगर नतीजे 2019 जैसे आते तो कई क्षेत्रीय दलों का वजूद ही खतरे में पड़ जाता। तो 2024 के चुनाव में विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। राहुल गांधी ने जहां यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई विरासत को फिर से पाने के लिए पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की लंबी यात्रा की, तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने एमवाई के समीकरण के बाहर निकलकर ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि बीजेपी को आधी सीट भी नहीं मिल पाई। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में था,
जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अपने सारे योद्धाओं को मैदान में उतार दिया था। ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। ये चुनाव कुछ नेताओं के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, बल्कि ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को भी तय करने वाला था। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद सवाल ये था कि जनता किसे बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी मानेगी और किस गुट को असली शिवसेना मानेगी। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव सिर्फ विपक्ष को जिताने का नहीं था, बल्कि अपनी खोई साख को बचाने का था। देखिए, ऐसे बहुत से नेता हैं जो चुनकर भी आए हैं संसद में, उनको पता चला असली नकली क्या है। मोदी और शाह और चुनाव आयोग किसी की पार्टी असली नकली तय नहीं कर, जनता तय करती है। ये सब अब विधानसभा में भी पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का उत्तराधिकारी बनने को लेकर अलग हुए अजित पवार ने शरद पवार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। सवाल यहां भी वही था कि असली एनसीपी कौन है, लेकिन सियासत के मास्टर शरद पवार ने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में ऐसा समीकरण बनाया कि भतीजे अजित पवार की एक ना चली और महाराष्ट्र की सियासत में चाचा ने भतीजे को जोरदार पटकनी दे दी। हम तो अपेक्षित है, पवार साहब और उद्धव जी और राहुल जी और प्रियंका जी तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा। यूपी और बिहार की लड़ाई महाराष्ट्र से अलग थी। यहां भले ही पार्टी में टूट नहीं हुई थी, लेकिन सवाल यहां भी पार्टी की प्रतिष्ठा और भविष्य को लेकर था, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में अखिलेश यादव 2019 के चुनाव में सिर्फ 5 सीट जीत पाए थे, जबकि बिहार में आरजेडी का तो खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में अगर इस बार भी अखिलेश और तेजस्वी के मन मुताबिक नतीजे नहीं आते, तो न सिर्फ पार्टी के भविष्य पर सवाल उठता, बल्कि दोनों युवा नेताओं की विश्वसनीयता भी पार्टी के अंदर ही कटघरे में खड़ी होती। देखिए, लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।